ईरान समेत तमाम गल्फ कंट्रीज में इस समय किस तरीके के हालात हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना सैफ अब्बास साहब। मौलाना साहब, जो हालात समझ में आ रहे हैं वहां के, ईरान की बात कर लें या दूसरी गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, बहुत से भारतीय ऐसे लोग हैं जो कि वहां पे फंसे हुए हैं। आपके भी परिवार के, आपके भी घर के लोग वहां पर हैं, किस तरीके का हालात बताए रहे हैं वहां के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि जो लोग फंसे हैं अब उसमें प्रोग्राम के एतबार से हैं। जैसे मेरे बेटे को इराक से आज चल के कल सुबह पहुंचना था लखनऊ। हाँ, लखनऊ पहुंचना था, अब वो नहीं आ पा रहा है। इसी तरीके से मैंने भी मीडिया में कहीं देखा कि 25 लाख भारतीय जो होली मनाने के चक्कर में आ रहे थे, उन लोगों की होली सब गड़बड़ हो गई जो प्रोग्राम था। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक रहने की बात है तो जो है वो सेफ है, सिक्योर है और इत्मीनान से। ये कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बस थोड़ा सा जिन लोगों ने टिकट करा रखे थे अब वो परेशान है। एक प्रोग्राम था, एक छुट्टी ले ली थी, अब उस हिसाब से जाना था, अब नहीं आ पाएंगे। चूंकि नॉर्मली अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम समाज है वो रमजान में आता है ईद करने के लिए, इसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम है वो आ रहे थे होली करने के लिए, तो वो दोनों सब फंस गए हैं। तो रमजान भी चल रहा है, होली का भी मौका है। होली का भी मौका है, तो जो होली मनाने वाले थे वो भी नहीं आ पाए और जो ईद के लिए आना चाह रहे थे वो भी नहीं आए। तो एक ये थोड़ा सा उनके शेड्यूल में, प्रोग्राम में डिस्टरबेंस जो हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा आदमी उलझ तो रहा ही है। बेटे, चूंकि आपने बताया कि वहां पे फंसे हुए हैं, वहां के वो हालात क्या बता रहे हैं? क्या जैसा दिख रहा है या जो चीजें बताई जा रही हैं वही चीजें वहां पे हैं, या टारगेटेड एरियाज जो हैं उनको छोड़कर के बाकी सब जहां शांति है पूरी तरीके से? नहीं, बिल्कुल पूरी शांति है। मेरा बेटा असल में इराक में है, इराक में। और इराक में जो है बहुत दूर, वो चूंकि नजफ में रहता है और बहुत दूर जो है वो अमरीकी बेस है, वहां पर हुआ है ब्लास्ट वगैरह, तो लिहाजा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथली जिंदगी चल रही है। मेरी बात उससे बिल्कुल स्मूथ जिंदगी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही मैंने कहा नहीं कि प्रोग्राम अगर किसी का डिस्टर्ब होता है, नॉर्मली अगर आप ही का प्रोग्राम कहीं जाने का और डिस्टर्ब हो जाए तो थोड़ा सा मूड तो अपसेट होएगा, वही चल रहा है बस। ईरान में आप लोगों की बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई होगी, कुछ लोग टूरिज्म पे जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जियारत करने के लिए जाते हैं, वहां के लोग हालात क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, वहां के हालात का जहां तक मसला है, वहां हालात वही मैंने जो बात कही है। इस वक्त जो इंडियन है, इंडियन अच्छे खासे यहाँ वापस आ जाते हैं वही रमजान के लिए, क्योंकि वो सब धार्मिक शिक्षा लेते हैं। अभी चूंकि तेहरान यूनिवर्सिटी वगैरह की जब बात की जाए तो शायद वहां मेडिकल के जो लड़के स्टूडेंट थे उनका मार्च में एग्जाम होना था और वो फंस गए हैं। लेकिन अब मैंने कहा नहीं कि वो परेशान नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, इसमें परेशानी, वो इसमें परेशान नहीं है कि वहां उनको कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ वही परेशानी कि हमारा जो प्रोग्राम था, जो शेड्यूल था, वो उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, बाकी सब नॉर्मली रह रहे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके के हालात अभी हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि युद्ध कम से कम हाल के दिनों में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? आप लोग पूरे जो विश्व पटल पे समय चीजें चल रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे शांति आएगी गल्फ कंट्रीज में, खासतौर पर ईरान में? देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से दहशतगर्दी और इसराइल ने की है और पूरे खाड़ी देशों को जंग में झोंक दिया है, मैं समझता हूं कि ये अभी इतना जल्दी आने वाली इसमें सही होने वाला नहीं है। और मैं ये समझता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो एक पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, ये इस मामले में कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे मामले, क्योंकि हमारा भी बहुत इंटरेस्ट उसमें फंसा हुआ है। आप देखिए कि कल जब बाजार खुला है तो जो $73 बैरल पेट्रोल था वो 83 में हो गया। आज का मुझे नहीं मालूम अभी तक कि क्या हुआ है, कि कितना बढ़ के आ गया है, कितने डॉलर में पहुंच गया। कल हमारी मार्केट का जो था, जो सेंसेक्स डाउन हुआ है, तो 6 लाख प्लस करोड़ रुपया जो है हमारा डूब गया है उसके अंदर। तो अभी जो हॉर्मुज स्टेज वो बंद किया गया, हॉर्मुज स्टेज, उसकी वजह से हमारे लिए 48% पेट्रोल हमारा वहां से आता है। हमारे 90 लाख इंडियन जो हैं वो वहां रह रहे हैं, जो अपना पैसा भेजते हैं और सब काम करते हैं। तो हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, मुल्क के लिए, माली एतबार से भी और उसके एतबार से। तो मैं समझता हूं कि इंटरफेयर करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कल मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने दुबई में बात की और इजराइल में बात की, ये अफसोस की बात है कि ईरान जो बहुत पुराना दोस्त इंडिया का रहा है, उसके ऊपर आतंकी हमला कर, या जो इजराइल ने, अमेरिका ने, उसकी निंदा ना करके
उन लोगों से हमदर्दी जिताई जा रही है, तो मैं समझता हूं इसमें क्या आसार सुधरने के नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को वापस लेके आया जा सके, उसको लेकर के फ्लाइट्स चलना भी शुरू हो गई है। भाई फ्लाइट्स चलना शुरू हो गई हैं, वापस लाने की बात नहीं, मैंने कहा नहीं, वापस वो प्रोग्राम वाले हैं। अब 25-30 हजार दुबई एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, इसी तरह कुवैत एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। अभी जो तेल बढ़ेगा, जो गैस का प्राइस होगा, जो जीडीपी इसका क्या होगा? पैसेंजर तो आ जाएंगे, लेकिन जब वो आ जाएंगे यहां बेकार रहेंगे, उनको पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? जो 90 लाख भारतीय गल्फ में काम कर रहे हैं, यहां आके बेकार बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये बातें सोचने की हैं। एक लाना फकत टारगेट नहीं। मैंने कहा नहीं कि जितने लोगों से मेरी बात हुई रह रहे इत्मीनान से। जो शेड्यूल पे आने वाले थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने टिकट ले रखा था, मुझे आना था, मेरे यहां कुछ प्रोग्राम सेट थे, मैं नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन नॉर्मली कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें शांति के लिए जो बात करना थी, जिन लोगों को शांति की बात करना चाहिए थी, वो लाइन पे चल नहीं रही हैं, आ नहीं रहे, तो कैसी शांति होगी? मैं समझता हूं जंग अभी और बढ़ेगी जंग, और अभी मतलब बाकायदा होगी। अभी ये स्टार्टिंग है। ईरान ने शुरुआत में कहा था कि शुरुआत आपने की है, खात्मा हम करेंगे। बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि इन्होंने छेड़ा था, ईरान अब छोड़ेगा नहीं। अब ईरान के पास बचा क्या? उसके रहबर को मार दिया, शहीद कर दिया। अब ईरान काहे के लिए छोड़ेगा? उनकी तो जो रहबर थे वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बता के चले गए। अब रोकने वाला कौन है बताइए? उन्होंने तो बता दिया था कि पहले तुम्हें ये काम करना है, दूसरे स्टेप में ये काम करना है, तीसरे में वो जो सेकेंड लेयर वाले वही काम कर रहा है। जिस तरीके से मिसाइल की वर्षा हो रही है ईरान की तरफ से, मैं समझता हूं कि अमेरिका और इजराइल ने ये समझ लिया था कि ये जैसे वेनेजुएला में इन्होंने कर लिया, वैसे ही यहां कुछ कर लेंगे। लेकिन ये इनका ख्वाब था, ये बयाना इनको भारी पड़ेगा। और कल मैं आपके एक नेशनल चैनल की बात करूं, उस पे मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि पेंटागन 3 दिनों में थक गया। हाँ, मैंने खुद पढ़ा एक नेशनल चैनल के ऊपर, ब्रेकिंग बन के आ रही थी कि पेंटागन जो है वो 3 दिनों में थक रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूं। आपने एक ऐलान भी किया है ईद उल फित्र के मौके पर, आपने कहा है कि सभी जो मुसलमान भाई हैं जब वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे इस बार। देखिए, मैंने 2 ऐलान किए, एक अपने लिए कहा है और एक पूरे देश की नहीं, विश्व की जनता से कहा है। मैंने अपने लिए जो ऐलान किया, देखिए ऐसा है कि बहुत सी पार्टियां हैं जिन्होंने ओपनली इस हमले की निंदा की, आगाए खामनाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने नहीं किया बिल्कुल। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे कंधे पे खड़े होकर हुकूमत करती हैं। उन्होंने गोल गोल बातें की हैं, न ईरान का नाम लिया, न उन्होंने खामनाई साहब का नाम लिया। तो मैंने ये तय किया है कि अगर वो इफ्तार पार्टी में मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप खुल के थोड़ा बता सकें। नहीं, वो अब आप देख लीजिएगा किस किस पार्टियों ने ऐसा ऐसा किया है, क्योंकि हम एक पार्टी की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको खुद पता चलेगा। मैंने ये भी बता दिया आपको कि मुसलमानों के कंधों पर रख के हुकूमत की जा रही है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उनकी इफ्तार पार्टियों में नहीं जाऊंगा। और ये चाहता हूं कि अगर ये जनता हमसे सहमत है तो वो भी उनकी इफ्तार पार्टियों का बाइकाट करे। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अक्सर नेता लोग जो है मिलने के लिए आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो जिसकी पार्टी ने खुलकर निंदा की है उससे मैं ईद मिलूंगा ईद के दिन, वरना मैं बखिया उन पार्टी वालों को अगर आएंगे भी तो मैं वापस कर दूंगा। एक तो मेरी ये अपनी थी। दूसरा मैंने कहा था कि चूंकि ईरान में 40 दिन का शोक है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में हमने 3 दिन का शोक, हमारे उलमा ने मिलकर कहा 3 दिन का शोक होगा, 3 दिन का आज खत्म हो रहा है। लिहाजा हमने ये कहा है कि हमें ईद भी मनाना है, हमें शोक भी मनाना है और हमें एहतिजाज करना है। तो हमने ये अपने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम आगाए खामनाई के समर्थकों से ये अपील की है कि आप लोग ईद के दिन नमाज भी पढ़ें, काली पट्टी बांध लें, तो ये शोक का भी संदेश होगा और पुरअमन एहतिजाज भी हो जाएगा और ईरान के 40 दिन के शोक में आप शामिल भी हो जाएंगे।
बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।